उमर खालिद बेचारा इनोसेंट सा बच्चा जो जेएनयू में पढ़ रहा था, अचानक मोदी सरकार, अर्थात वो मोदी सरकार जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को दिल्ली में लगवाती है, मतलब उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को जो हिटलर से मिला था। देख रहे हो हिटलर से कितना इंस्पायर है ये मोदी। तो ऐसी मोदी सरकार की दृष्टि इस भोले भाले से व्यक्ति पर पड़ी और देखा कि मुसलमान का बच्चा है, इसे आतंकवादी डिक्लेयर कर दो, और उस पे यूएपीए सेडिशन ना जाने क्या क्या लगा दिया गया। 500 से अधिक दिनों से उमर को जेल में बंद कर रखा है इस फांसीवादी सरकार ने। बेचारा, कल उसकी बेल की हियरिंग थी, उसमें जो हुआ उस पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। तो जी, भारत की लोधी मीडिया का तो आपको पता ही है, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन कुलियों का रेस्ट रूम उनके लिए मुस्लिम प्रेयर रूम बन जाता है और उस पे हिंदू ग्रुप ना आकर अटैक भी कर देता है। भारत की 80% जनता के पास भोजन करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा नेशनल टीवी पर बिना किसी डेटा के, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी रिसर्च के बोल दिया जाता है। आज के बजट से यह पता चला कि इस वक्त देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल, यह अमृतकाल अगले 25 साल तक चलेगा। जब भारत की आजादी 100 साल की हो जाएगी, कहानियां ऐसे बनाई जाती हैं, मुहावरे ऐसे गढ़े जाते हैं। अमृतकाल चल रहा है, 80% लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन चल रहा है अमृतकाल। और उसके बाद यह भी कहा जाता है हमें तो मैग्सेसे अवार्ड मिला है, हमें डेटा की क्या ही आवश्यकता, ऐसे थोड़ा बोल देता हूं कुछ तो कूल हो जाएगा, इनको क्या ही पता चलेगा। ठीक बात है, हाँ ठीक बात है भाई, ठीक बात है। अब ऐसा व्यक्ति, जर्नलिस्ट तो क्या ही कहें इन्हें, तो ये व्यक्ति जो इस लेवल पर आ चुका है कि उसे एक्सप्रेस वे के बनने से भी चेचिस हो रही है, तो उसने उमर खालिद के अरेस्ट होने पर क्या किया होगा, क्या बवाल मचाया होगा, वो आप सोच सकते हैं। बाकी मैं वीडियो में तो दिखाई रहा हूं। उस वक्त किसी को खबर नहीं हुई। इस प्लानिंग की जानकारी ना पुलिस को होती है, ना खुफिया विभाग को होती है, वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा होने वाला है। दंगों के कई महीनों बाद भी आधार यही है कि भाषण दिया है और किसी ने नाम लिया है। क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली पुलिस के पास इससे कुछ अधिक ठोस सबूत होंगे? उमर खालिद के जिस भाषण को आधार बनाया गया है, वो भाषण 17 फरवरी को महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया था। उमर खालिद का कहना था कि भाषण का आखिरी 40 सेकंड का हिस्सा काटकर गलत तरीके से पेश किया गया। इस भाषण में उमर खालिद तो यही कह रहे हैं कि सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है, तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। सड़क पर उतरने की बात कब से देशद्रोह हो गई? इसके पहले भी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आगमन पर प्रदर्शन होते रहे हैं, दुनिया भर में होते हैं। इस लिहाज से हुंकार रैली, चेतावनी रैली, जनाक्रोश रैली, हल्ला बोल रैली, चक्का जाम प्रदर्शन भी कभी देशद्रोह के दायरे में ना आ जाए। उमर खालिद कह रहे हैं कि ट्रंप आ रहे हैं, हम सड़कों पर निकल आएंगे। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि वो जांच में भेदभाव नहीं कर रही है, उसका काम जांच करना है और संज्ञान लेना कोर्ट का। उमर खालिद ने इतनी जगहों पर भाषण दिए हैं, अगर एक चुटकी हिंसा की बात की होती तो अब तक कई बार गिरफ्तार हो चुके होते। उमर पर आरोप है कि उन्होंने 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में सीक्रेट मीटिंग में हिस्सा लिया, जहां ट्रंप के आगमन पर मोदी सरकार को शर्मिंदा करने की साजिश बनी। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि उमर खालिद तो बेचारा मासूम सा व्यक्ति है, पुलिस केवल उसे इस आधार पर अरेस्ट कर ले गई कि उसने कोई भाषण दिया था, और उस भाषण में भी उसने ना शांति की, महात्मा गांधी की बातें कही हैं। और उमर खालिद को बचाने वाला केवल रवीश या एनडीटीवी नहीं थे, उसे बचाने के लिए ना पूरी एक फोर्स लगी हुई थी। जिग्नेश मेवानी ने द प्रिंट में एक लेख लिखा और भाई ने कहा, इन मोदीज इंडिया उमर खालिद preaches peace but is called a terrorist।
अरे भाई, मेरा हृदय पसीज गया। इतना मतलब इतना सितम देख रहे हो, मेरी नाभि से खून निकल चुका है भाई। फिर वही द क्विंट ने बताया कि वैसे तो उमर खालिद को जेल में डालने का रीजन कुछ है ही नहीं, परंतु सरकार ने उस पर यूएपीए लगाया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के अंतर्गत डाले गए बंदियों को बेल देने से मना कर दिया है। तो इसलिए उस बेचारे को अब ना कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ेगा। उमर खालिद ने स्वयं अपने संदर्भ में कहा, एंटी सीएए प्रोटेस्ट सेक्युलर था परंतु चार्जशीट कम्युनल थी। स्क्रॉल ने कहा, उमर खालिद कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाह रहा था, उसका बस यही अपराध है। और ये सब केवल तब नहीं लिखा गया जब उसे अरेस्ट किया गया था, ये सब हर थोड़े दिनों के बाद लिखा जा रहा था, जिससे उमर खालिद के प्रति सहानुभूति बनाई जा सके। अभी कुछ ही दिनों पहले उमर खालिद 500 डेज ऑफ अरेस्ट नाम का एक हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, जिसमें ऑल्ट न्यूज के फाउंडर, जो कि अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं, उसने भी इस हैशटैग में पार्टिसिपेट किया और उसने भारत में इस्लामोफोबिया प्रूव करते हुए उमर खालिद को इनोसेंट बोलते हुए सारे फैक्ट चेक कर दिए एक ही ट्वीट के अंदर। स्वरा भास्कर, महबूबा मुफ्ती, प्रकाश राज, सब ने उमर खालिद के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई और उसके पक्ष में एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। हम ना अक्सर इस बात पर तो विचार करते हैं कि मीडिया ट्रायल में आरोपी को पहले से ही दोषी करार नहीं करना चाहिए और इस बात पर कोर्ट भी संज्ञान लेती रहती है, पर क्या आरोपी को पहले से ही इनोसेंट घोषित करना भी एक दूसरे प्रकार का मीडिया ट्रायल नहीं है? आरोपी के पक्ष में आप पब्लिक के सेंटिमेंट कर रहे हो, जबकि आपने पुलिस की चार्जशीट तक भी ढंग से नहीं पढ़ी है। ओह, आप तो वैसे भी रेलेवेंट सेक्शन पढ़ने वाले हो नहीं? आपने एक्ट पढ़ा है सरा, मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूं। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रूफ्स हैं उमर खालिद के अगेंस्ट अगले अध्याय में। तो ये दिल्ली में दंगे हुए विकिपीडिया पर आप थोड़ा भी पढ़ोगे, मतलब थोड़ा 2 चम्मच भी पढ़ोगे, तो आपको ये बोध हो जाएगा कि ये दंगे हिंदुओं ने मुसलमानों को मारने के लिए किए। एग्जैक्ट कोट जो विकिपीडिया पर लिखा है वो है, बिगिनिंग ऑन 23rd February 2020 एंड कॉज्ड चीफली बाय हिंदू मॉब्स अटैकिंग मुस्लिम्स। ये सब बिना पुलिस की जांच के, बिना चार्जशीट के, बिना कोर्ट के ट्रायल के लिख दिया गया था। द डिप्लोमेट पढ़ोगे तो उसने भी लिखा, एंटी मुस्लिम राइट्स ऑफ दिल्ली, सेम हेडिंग थी अल जजीरा की। द वायर का ये आर्टिकल भी आप पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। बीबीसी ने हेडिंग में लिखा तो कुछ नहीं, लेकिन पूरे कंटेंट में यही लिखा गया कि ये जो राइट्स थे ये एंटी मुस्लिम थे। द गार्डियन ने लिखा कि दिल्ली के मुसलमान दंगों के बाद अब उन्हें जस्टिस भी नहीं मिलेगा, और टाइम मैगजीन ने भी इसे एंटी मुस्लिम राइट्स ही पेंट किया। आरफा खानम शेरवानी हो या राणा अयूब, एजेंडा केवल एक कि कैसे इन दंगों को मुस्लिम रंग से पेंट किया जाए, कैसे इन्हें एंटी मुस्लिम दिखाया जाए, कैसे सारा आरोप कपिल मिश्रा या अन्य हिंदुओं पर डाला जाए। परंतु पुलिस की चार्जशीट में मेजर कॉन्स्पिरेटर उमर खालिद एंड गैंग दिखाई पड़ता है। बिना किसी प्रूफ के पूरे दंगे को सुनियोजित ढंग से एंटी मुस्लिम करार देकर सारा जो ब्लेम था वो हिंदुओं पर कैसे डाल दिया गया वो मैंने अभी आपको दिखाया। अब चलिए प्रूफ्स की बात करते हैं और देखते हैं कि प्रूफ्स क्या कहते हैं। कोर्ट में प्रूफ्स दिखाए गए, जिसमें पहला प्रूफ दिखाया गया व्हाट्सएप चैट का DPSG नामक एक ग्रुप, जिसमें शफूरा, शर्जील, उमर के समेत कई अन्य लोग थे। इस ग्रुप के मैसेज दिखाए गए और दिखाया गया कि दंगा होने से पहले ही इस ग्रुप में दंगे होने की बात चल रही थी और इस ग्रुप के लोगों को पता था कि दंगे ना होने ही वाले हैं, और वो कपिल मिश्रा का उपहास भी कर रहे थे कि कैसे कपिल मिश्रा को फंसाकर पुलिस ले गई है उसे। चांद बाग में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद डंडे, पत्थर, लाल मिर्च, तेजाब इकट्ठे किए गए।
ये स्टेटमेंट है एक प्रत्यक्षदर्शी की। फिर उसी व्हाट्सएप ग्रुप की चैट आगे कोर्ट में दिखाई गई, जिसमें एक व्यक्ति ओवैस कह रहा था, अबे यार तुमने वायलेंस किया और तुम तो भाग गए, पर हमारे लोकल लोगों को पुलिस पकड़ रही है। पुलिस की आंख में मिर्च डालने के लिए लोकल लोगों को क्यों कहा गया? तुम्हारी इन फैंटेसीज के चक्कर में सीलमपुर और यमुना पार के लोग बड़ी ट्रबल में आ चुके हैं। फिर उसी ग्रुप चैट में अनस तनवीर ओवैस को समर्थन देते हुए कहता है कि तुम हमारी कब्र क्यों खुदवाना चाहते हो। फिर एक मीटिंग की बात होती है और उस मीटिंग में उमर खालिद ने गुल से कहा कि यह सरकार मुस्लिम विरोधी है, अब समय आ गया है कि खून बहाना पड़ेगा, भाषण से काम नहीं चलेगा। और फिर इसी गुल ने अपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे और उन लोगों को लाठी, मिर्च, तेजाब, पत्थर इत्यादि इत्यादि प्रदान किए गए। फिर एक ग्रुप में जिसमें उमर खालिद भी पार्ट हैं, उसमें शीबा मैडम का मैसेज आता है कि आग लगवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये दंगे होने से पहले का टेक्स्ट था और जब दंगे भड़क गए तो शीबा मैडम ने लिखा कि थिंग्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और उस पर रिप्लाई आया, हमें अब वायलेंस को ना थोड़ा सा रोकना होगा। इसका अर्थ क्या निकलता है जी, वो आप हमें बता दीजिए कमेंट में। इसका अर्थ हम भी बता देते हैं कि इसका अर्थ निकलता है कि दंगे मुस्लिम विरोधी थे, हिंदू ने करवाए थे, है ना रवीश जी बीबीसी वालों, बता दो भाई यही होगा, है ना। फिर कोर्ट में कुछ सीसीटीवी फुटेजेस चलाई गई जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और दिखाया गया कि किस प्रकार चांदबाग में लाठी तलवार हाथ में लेकर जालीदार टोपी लगाकर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। फिर दूसरी सीसीटीवी फुटेज चलाई गई जिसमें चांदबाग में किस प्रकार शांतिप्रिय प्रोटेस्ट के लिए लाठी डंडों को प्रिपेयर किया जा रहा था, उसको प्रदर्शित किया गया कोर्ट के सामने। कोर्ट में ऐसे बड़े सारे सीसीटीवी फुटेजेस चलाए गए जिससे यह प्रूव किया गया कि पूरा जो दंगा था वो सुनियोजित था। फिर आगे एक सीसीटीवी फुटेज चलाई जिसमें बताया गया कि एक पूरी मॉब आई जिसने पुलिस को आउट नंबर कर दिया और उस सीसीटीवी फुटेज में ना गोलियों की आवाज भी सुनाई सीधी सीधी पड़ रही थी। फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप में बिलाल नाम का एक व्यक्ति एक न्यूज शेयर करता है जिसमें पता चलता है कि एक पुलिस वाले को ही मार दिया गया है, उसको गोली लग गई है और उसने डरते हुए कहा, अरे यार बस यही ना हो जाए। कांस्टेबल की मृत्यु की न्यूज जो थी वो 4:44 पर आई थी और 5:02 पर उमर ने नताशा को कॉल किया और शीट के अनुसार ना नताशा जाफराबाद मौजपुर एरिया की इंचार्ज थी। और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वैसे ही सबने एक दूसरे को ना कॉल करना शुरू कर दिया और इसके भी सभी जो रिकॉर्ड्स हैं इन दोनों ही चीजों के रिकॉर्ड्स दिखाए गए कोर्ट के अंदर। फिर यह भी दिखाया गया कि जो जाफराबाद की इंचार्ज थी उसने अपने फोन का जो डेटा था वो किस प्रकार से डिलीट कर दिया था ताकि वो ना पकड़ी ना जाए, परंतु कानून के हाथ तो लंबे होते हैं, ऐसा हमने बॉलीवुड में नहीं यहां पर भी देख लिया। फिर एक प्रत्यक्षदर्शी विक्टर ने चांदबाग का ब्यौरा देते हुए कहा कि वहां पर नारे लग रहे थे, हिंदुओं को खत्म करना है। फिर बात ताहिर हुसैन पर आई और बताया गया कि वो भाई साहब व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर रहे थे। दुनिया अक्सर ना उल्टा करती है, व्हाइट मनी बनाने का सोचती है और ये भाई साहब अलग ही कर रहे थे। फिर एक व्यक्ति रॉबर्ट ने अपनी स्टेटमेंट कोर्ट के समक्ष दी और कहा दंगे कराने के लिए जो पैसा आता था उसके 2 सोर्स थे, एक जामिया मिलिया और दूसरा आतंकवादी देते थे। फिर व्हाट्सएप पर एक स्टेटमेंट ये भी दिखाई गई कि यहां से आगे का जो भी रूट है वो ये है कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाना है। फिर वही अंत में शर्जील इमाम के अगेंस्ट तो कोर्ट ने पूरे ग्राउंड्स देखकर यह कह दिया कि उसके अगेंस्ट तो अब प्रोसीड कर सकते हैं, बड़े सारे प्रूफ्स हैं। पर आपको जानकर ये बिल्कुल शॉक नहीं लगेगा कि रवीश कुमार ने इस तक को बचाया था अपनी वीडियो में। सुनिए। शर्जील इमाम ने 2 जनवरी को अपने फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट लिखा
कि राजनीतिक पार्टियों के गुंडों द्वारा हिंसा की आशंका और आंदोलन के राजनीतिकरण से बचने के लिए चक्का जाम को वापस ले लिया है। वो शाहीन बाग के बारे में बात कर रहा है कि हमें आशंका थी कि पुलिस को बीच में ना लाकर बीजेपी आंदोलनकारियों के साथ हिंसा करना चाहती थी। यदि ऐसा होता है तो अहिंसात्मक आंदोलन पर ना केवल दाग लग जाएगा बल्कि लोगों का मनोबल टूट जाएगा। हम कुछ दिन बाद इस रोड को दोबारा जाम कर सकते हैं यदि हम शांतिपूर्वक हट जाएं। अगर यह नेता होता तो शाहीन बाग का आंदोलन खत्म हो चुका होता। जाहिर है कि उसके बाद भी जारी रहा, इस पोस्ट के बाद भी। क्या आपको यह बताया गया है कि शर्जील इमाम ने शाहीन बाग के आंदोलन को अहिंसात्मक भी कहा है और नहीं चाहता कि वह हिंसात्मक हो, और इसके वापस लेने का ऐलान भी किया था जिसे किसी ने नहीं माना। लेकिन 2.5 मिनट के शर्जील के बयान को वायरल किया गया और उसके बयान को लेकर राजनीति गरमाई गई। अलग करने की बात कही थी, उनके समर्थन में कुछ पोस्टर्स आज आपके प्रोग्राम में भी दिखे जिसमें उन्हें रिहा किए जाने की बात। इस तरह की चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, शर्जील के मुद्दे पे तो विवाद ये है कि सब लोग कहते हैं कि वो असहमत हैं उससे, लेकिन विवाद ये है कि वो चक्का जाम की बात कर रहे थे। वो जो कि एक विरोध का एक तरीका है, ये अक्सर हुआ है भारत में, मतलब हरियाणा में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, रिजर्वेशन के मुद्दे में अक्सर हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे पता नहीं, बट विवाद ये है कि शर्जील क्या कहना चाह रहे थे, तो उसके ऊपर वाद विवाद चल रहा है। और एक ऐसे वर्ग है, या एक वर्ग भी नहीं, एक ऐसा समूह है जो सोचता है कि शर्जील पे सेडिशन का जो चार्ज लगा है वो ज्यादा है, क्योंकि चक्का जाम करवाने के लिए सेडिशन क्या सच में होगा वो। तो ये वाद विवाद है, मैं नहीं कह रही कि मैं किसी पक्ष में हूँ। तो एक शांतिपूर्ण तरीके से हमारे लोकतंत्र में ये है स्पेस हमारे पास कि अगर जो लोग सोचते हैं कि शर्जील पे सेडिशन का चार्ज नहीं लगना चाहिए, वो अपने पोस्टर लेके आ सकते हैं। अब भाई ये सभी प्रूफ्स लीगल बीट की टीम ने ट्विटर पर साझा किए और कोर्ट में हो रहे एक एक पल की रिपोर्ट साझा की, परंतु एक सेक्शन ने लीगल बीट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि भाई आपने लोगों को ये सब प्रूफ्स कैसे दिखा दिए, ये तो कोर्ट के अंदर की बात है। जो बात कोर्ट के अंदर ही समाप्त हो जाती है वो बात आज लोगों के बीच कैसे पहुंच गई, इस बात का डर था। तो ये प्रूफ्स को कोर्ट में हटवाने की बात कही गई। एक और तो हम कहते हैं कि कोर्ट रूम ट्रायल्स की जो लाइव कवरेज होनी चाहिए, सब कुछ लोगों के सामने दिखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि आपने प्रूफ्स को पब्लिक डोमेन में कैसे डाल दिया। वाह, गजब ही बात हो रही है। अब जब इतने तगड़े प्रूफ्स मीडिया में आ गए तो उसके बाद निधि, स्वरा जैसे लोगों ने नया प्रोपेगेंडा आरंभ कर दिया और कहा कि अरे ये बेल प्ली थी या फिर ये पूरा ट्रायल ही हो रहा था। बेल प्ली में तो सीधा बेल नहीं खेल लेते हैं, पूरा ट्रायल क्यों कर रहे हैं, मत कीजिए ये सब कुछ। अब आप ही बताइए कि इनका क्या उपचार है। चलिए, आशान्वित हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो आपकी प्रतिक्रिया है वो लिखें नीचे कमेंट में, शेयर करें वीडियो को। साथ में आप हमें जीपे, फोन पे, पेटीएम या यूपीआई के माध्यम से या पेट्रियन के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी मर्चेंडाइज के लिए आप भोकाल फैक्ट्री पर जा सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।